आज से मेरा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है जिसको हम सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। और हम इस सूक्ष्म प्रवर्धन की जो विधियां हैं उसके बारे में इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक के बारे में देखते हैं कि माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है। तो यहाँ पर सूक्ष्म प्रवर्धन या उस प्लांट को कहा जाता है जिससे कि हम एक्स प्लांट या कर्तोतक के रूप में किसी भी प्लांट के पार्ट को, जैसे प्लांट के पार्ट जैसे रूट का, स्टेम का, लीफ का, बड का यूज़ एज ए कर्तोतक के रूप में या एक्स प्लांट के रूप में हम करते हैं। तो यहाँ पर सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है देखें तो उस प्रक्रिया को जिसमें कि पादप के कायिक भागों के छोटे पार्ट को, जिसे हम कर्तोतक कहते हैं, को संवर्धन माध्यम कल्चर मीडियम पर इसे उगाकर तैयार किया जाता है, जो अपने जनक पेरेंट यानी कि जो जिस प्लांट से प्राप्त किया हमने उसके समान ही होता है। इसे हम माइक्रो प्रोपेगेशन के लिए यहाँ पर एक्स प्लांट के रूप में यूज़ करते हैं। तो क्या फ़ायदा होता है, तो हम यहाँ देखें कि कम समय में अधिक पादप तैयार की जा सकती है इस विधि के द्वारा। और इस विधि के द्वारा आर्थिक रूप से जो इकोनॉमी की इम्पोर्टेंट्स प्लांट जो होते हैं हम उसको यहाँ पर उनको तैयार किया जा सकता है। जैसे केला है, इलायची है, जैसे इसके अंदर सीड्स नहीं होते हैं और इनका जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद इनके अंदर प्लांट ब्रीडिंग होती है। तो यहाँ पर हम उन प्लांट्स को यहाँ पर इस तकनीकी के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सिम्बोडियम, वांडा डेंड्रोबियम। इसके अलावा जितने भी ऑर्नामेंटल्स जैसे प्लांट्स है, जैसे गुलदाउदी है, जरबेरा है, इनको भी हम इस तकनीकी के द्वारा प्राप्त करते हैं। और प्राप्त पादप का जो प्लांट होता है उसका यूज़ हम नई पीढ़ी को बनाने में हम कर सकते हैं। तो नई पीढ़ी को डेवलप कर सकते हैं जिससे कि जल्दी से हम प्लांटलेट्स या पादप तैयार कर सकते हैं। और इस टेक्निक के द्वारा जितने भी रेयर प्लांट्स होते हैं या जो विलुप्त होने के कगार पर हैं जो प्लांट्स, उनको भी हम यहाँ पर इस टेक्निक के द्वारा हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं या उनका कंजर्वेशन संरक्षण किया जा सकता है। अब हम यहाँ देखें तो सूक्ष्म प्रवर्धन की क्या तकनीक है। तो यहाँ पर हम देखें कि तो सबसे पहले हम माइक्रो प्रिपरेशन में किस तकनीक का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहला दिया है यहाँ पर कक्षस्थ कलिकाओं के द्वारा प्रत्युदरण। कक्षस्थ कलिकाएँ कहते हैं जिन्हें कि एक्सिलरी बर्ड जो होती हैं उसके अंदर प्रोलिफिकेशन की प्रोसेस। तो यहाँ पर जितने भी प्लांट के जो शूट या टिप पार्ट जो होता है, प्लांट का प्ररोशिष जो होता है उसके अंदर, या फिर उसका जो नोडल सेगमेंट होता है, प्लांट जो होता है वो पर्व और पर्वसंधियों के अंदर विभक्त होता है। तो जहाँ से पत्तियाँ निकलती है या शाखाएं निकलती है उस पार को हम पर्वसंधि कहते हैं। तो उस नोडल सेगमेंट का कुछ टुकड़ा जो है उसको यूज़ हम कर्तोतक या एक्स प्लांट के रूप में करते हैं। तो अगर हम एक्स प्लांट लिया या कर्तोतक लिया तो उसके अंदर हमने कल्चर मीडियम के रूप में साइटोकाइनिन्स का जो हार्मोन्स होते हैं साइटोकाइनिन, उसका उपयोग किया, जिससे कि उस एक्स प्लांट के अंदर जो है प्ररोग का विकास होने लग जाता है। प्लांट में अब तना विकसित होने लगता है। और अगर हमने नोडल सेगमेंट का यूज़ किया है एक्स प्लांट के रूप में, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम इसको कल्चर मीडियम पे ग्रो करते हैं तो 3 से 4 सप्ताह के अंदर ही लगभग 5 से 6 जो शूट होता है वो 5 से 6 शूट को हम यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं किसी एक एक्स प्लांट के द्वारा। तो यहाँ पर इस प्रोसीजर के अंदर 2 कॉन्सेप्ट आते हैं। एक तो एक्स प्लांट है जिस कर्तोतक से हम केवल साइटोकाइनिन के द्वारा एक ही प्लांट को विकसित कर सकते हैं एक्स प्लांट के रूप में। और दूसरा है कि अगर हमने नोडल सेगमेंट्स को यूज़ किया तो यहाँ पर अगर हमने उसको कैलक्स के रूप में यूज़ किया है, बहुत सारी जो उसकी कोशिकाओं को हमने वृद्धि कराई की है और फिर उसको कैलक्स के रूप में यूज़ किया, और फिर हम उसको अगर यूज़ करते हैं तो उससे शूट का डेवलपमेंट कराते हैं, तो उससे हम बहुत सारे प्लांटलेट्स को हम ग्रो करवा सकते हैं एक ही समय के अंदर। तो अब दूसरा देखें तो उसके अंदर है एडवेंटिशियस बर्ड्स या अपस्थानिक कलिकाओं की कर्तोतक पर वृद्धि के द्वारा बाय फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस बर्ड्स ऑन एक्स प्लांट्स। तो यहाँ पर देखें तो एक्स प्लांट के रूप में या कर्तोतक के रूप में हम लीफ या रूट का उपयोग हम कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम
इस लीफ या रूट पार्ट को हम साइटोकाइनेन युक्त मीडियम पर, कल्चर मीडियम पर जब हम इसको ग्रो करवाते हैं तो इसके अंदर अपस्थानिक जड़ों का निर्माण होने लगा, विकास होने लगता है। और जब ये इन पर जब शूट का निर्माण हो जाता है तो ये धीरे धीरे शूट के रूप में या प्ररोह के रूप में परिवर्तित होने लगती है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल हम देखें तो जो पाइनस है या बिग्नोनिया है या आर्किड्स है, उसके अंदर इस तरह से डेवलपमेंट किया जा सकता है शूट का। अब दूसरी टेक्निक हम देखें, तीसरी जो विधि है कि कायिक भ्रूणोद्भवन या सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि किसी भी प्लांट के अंदर दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। एक तो जनन कोशिकाएं या रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है और दूसरी वेजिटेटिव सेल्स या कायिक कोशिकाएं होती है। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होती है वो हैप्लॉइड्स होती है, जबकि जो वेजिटेटिव सेल्स होती है, कायिक कोशिकाएं जो होती है वो द्विगुणित होती है। तो यहाँ पर उन द्विगुणित या कायिक कोशिकाओं से हम अगर उनका विकास करें तो उससे एम्ब्रियो का निर्माण होता है और उस एम्ब्रियो को हम यहाँ पर सोमेटिक एम्ब्रियो या कायिक एम्ब्रियो या कायिक भ्रूणोद्भवन कहते हैं इस प्रक्रिया को हम, और इस प्रक्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देखें कि जो लैब से फील्ड के अंदर हम जब इन डेवलप हुए हुए प्लांट्स को अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो ट्रांसफ़र करते समय मतलब जब हम लैब के अंदर बहुत सारे प्लांट्स डेवलप कर लेते हैं, डेवलप करने के बाद जब हम इनको खेत में ले जाते हैं या फील्ड में ट्रांसफ़र करते हैं तो उस समय जो है वो एम्ब्रियो जो होता है इस कंडीशन सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर जो है वो एनवायरमेंटल से फील्ड के एनवायरमेंटल से अपने आप को एनवायरमेंटल के अंदर अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाता और इस समय जो है वो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट एम्ब्रियो की डेथ हो जाती है। तो यानी फिर उसकी जो मृत्यु दर होती है, मोर्टेलिटी रेट जो होती है उससे हाई हो जाती है। तो यहाँ पर इसकी उपाय के लिए मतलब यहाँ पर मृत्यु दर में कमी करने के लिए सबसे पहले जो है जगन्नाथ है, उन्होंने 1987 के अंदर 87 के अंदर इन्होंने एक प्रोसीजर कहा दिया जिसे हम स्टेप बाय स्टेप मेथड कहते हैं, जिसके अंदर हम प्लांट को उन सभी दशाओं से गुजारते हैं जिसके के कारण प्लांट के अंदर वातावरण से सामंजस्य करने की क्षमता उसके अंदर विकसित हो जाती है। और फील्ड के अंदर जब प्लांट को ट्रांसफ़र करने से पहले उसे कुछ दिनों के लिए ग्रीन हाउस में रखा जाता है और ग्रीन हाउस में रखने के बाद उसके धीरे धीरे उसके ह्यूमिडिटी में कमी की जाती है और उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, जिससे कि प्लांट है वो फील्ड के अंदर इस तरह की जो क्लाइमेट कंडीशन होती है उसके अंदर अपने आप को सर्वाइव कर सके। तो यहाँ पर इस तरह के जो प्लांट है जैसे फलदार जो फ्रूटिंग प्लांट्स होते हैं या जो जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं मरुद्भिद पादप है, उनको इस तकनीकी के द्वारा विकसित किया गया है। अब हम अगले स्टेप में देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टेप्स ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन की कौन कौन सी तकनीकी हैं। तो यहाँ पर सूक्ष्म प्रवर्धन की पहली तकनीक के अंदर हम देखें या चरण के अंदर हम पहली तकनीक को देखें तो यहाँ पर सूक्ष्म प्रवर्धन के अंदर हम जैसे कोई भी एक प्लांट लेंगे जो कि जिसे हम मदर प्लांट कहते हैं। मदर प्लांट जिस प्लांट से हमने एक्स प्लांट प्राप्त किया या कर्तोतक को प्राप्त हुआ है, तो वो जो मदर प्लांट है जो हमने फील्ड से लिया है या ग्रीन हाउस से लिया है, तो वो कैसा होना चाहिए, वो एक तो हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। तब हम उस हेल्दी प्लांट को हम उसके पार्ट को हम कर्तोतक के रूप में यूज़ कर सकते हैं। फिर हम जब कर्तोतक के रूप में हम जब उसका यूज़ करते हैं तो फिर उसको कल्चर मीडियम पर उसको ट्रांसफ़र कराते हैं। और अगर हमने किसी डाइकोट प्लांट की जगह मोनोक्लोट प्लांट को यूज़ किया है तो उसके अंदर हम कल्चर मीडियम में 2,4-D का यूज़ करते हैं, जिससे कि उसके अंदर जो रीजनरेशन है, पुनरुद्भवन की क्षमता जो है वो उसके अंदर हम वृद्धि करा सकें। अब हम क्या करते हैं कि जब हम इसको कल्चर मीडियम पर ट्रांसफ़र करते हैं एक्सप्लांट को, तो उसके अंदर रूट और शूट का फॉर्मेशन रो का निर्माण होने लगता है। और इसके अंदर जो है कंडीशंस देखें तो यहाँ पर लाइट है तो हमें लगभग 12 से लेकर 16 घंटे की लाइट पर डे उसको देनी होती है और लगभग 2500 का जो प्रकाश है 2500 लक्स प्रकाश ताप हमें देना पड़ता है, तब उस एक्स प्लांट के अंदर शूट का प्रभोग का विकास होने लगता है। तो ये प्रथम चरण के अंदर होने वाली प्रक्रिया है। अब हम यहाँ पर द्वितीय चरण में होने वाली प्रक्रिया को देखें
अब यहाँ पर हम अगर द्वितीय चरण में होने वाली प्रक्रिया को देखें तो द्वितीय चरण के अंदर जो है ना प्लांट के नया रीजनरेशन कराने के लिए जो एक्सप्लांट होता है उसका यूज़ हम एक्सप्लांट के रूप में करते हैं। जो भी एक्सप्लांट हमने लिया है उस एक्सप्लांट के अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता जो है वो बहुत अधिक होनी चाहिए, जिससे कि वो जो एक्सेस ऑफ शूट का डेवलपमेंट किया जा सके। और उसके लिए कल्चर मीडिया के अंदर हम जब साइटोकाइनिन का यूज़ करते हैं तो उसके साथ साथ हम नाइट्रोजन को भी उसके अंदर शामिल करते हैं, जिससे कि हम उसके अंदर रिजनरेशन करा सकते हैं, जिससे कि वो अधिक जल्दी से वृद्धि करता है। अब हम इस तीसरे चरण के अंदर देखें तो तीसरे चरण के अंदर जो अगर तीसरे चरण में अब प्लांट में हमें जो एक्सप्लांट होता है उसके अंदर हमें रूट का डेवलपमेंट कराना होता है। और रूट का डेवलपमेंट कराने के लिए हमें उसको हम सेलेक्ट करते हैं सम टाइम के लिए इक्वल लेंथ की शूट का निर्माण करने के लिए इसको हम किसी मीडियम पर ऐसे संवर्धन माध्यम जिसके अंदर जो है ऑक्सीन्स पाया जाता है, ऑक्सीन्स हार्मोन्स जो है वो ऐड करा जाता है और उसकी उच्च सांद्रता उसके अंदर डाली जाती है। और ऑक्सीन्स की युक्त कल्चर मीडियम पर जब हम उसको एक्सप्लांट को ग्रो कराते हैं तो उसके अंदर रूट का डेवलपमेंट होने लगता है। और उसके साथ साथ हम इस कल्चर मीडियम के अंदर कुछ चारकोल्स भी लिक्विड न्यूट्रिएंट्स के रूप में उसको डाल देते हैं, जिससे कि उसके ऊपर उसकी जो रूट है उसको तेज़ी से डेवलप कराया जा सके। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें तो जो है एक फ़िल्टर पेपर है जो इसके बीच में रूट और कल्चर मीडियम के बीच में डाल दिया जाता है, जिससे कि वो दोनों के बीच के अंदर ब्रिज का काम करता है, सूती को काम करता है। और अब हाई टेम्परेचर पर लगभग 200 से लेकर 1000 लक्स की जो प्रकाश होता है वो शूट की तुलना में कम होता है। यहाँ पर टेम्परेचर लक्स जो होता है उसका यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर जब बेसल रीजन होता है जहाँ पर रूट को हमें डेवलप कराना है एक्सप्लांट के अंदर, उसके बेसल रीजन में हमको उसको चारों ओर से हम उसको कवर कर देते हैं एक ब्लैक पेपर की सहायता से, जिससे कि अंदर वो डार्कनेस के अंदर बहुत अधिक रूट का डेवलपमेंट किया जा सके। तो हम यहाँ पर देखें चौथे स्टेप के अंदर हम देखें तो अब पादप जो होता है, प्लांटलेट्स जो होता है उसके अंदर जो है अगर हम प्लांट्स हमें डेवलप हो गया जिसके अंदर रूट और शूट दोनों डेवलप हो गए, तो अब हम प्लांट जो होता है वो सॉफ्ट होता है और सॉफ्ट होने के कारण वो किसी भी फील्ड के अंदर अपने आप को सर्वाइव करने में सक्षम नहीं होता है। तो इसलिए हार्डनेस को डेवलप करने के लिए हम यहाँ पर जो कल्चर मीडियम होता है उस कल्चर मीडियम से उसको थोड़ा सा वॉश करते हैं। और कल्चर मीडियम में वॉश करने के बाद उस प्लांटलेट्स को 1:2 के रेशो के अंदर वर्मी कल्चर जो खाद होती है उसके ऊपर इसको जो प्लांट होता है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और इसके अंदर तो जो थोड़ा सा डाइल्यूट सॉल्यूशन मीडिया रखा जाता है, मीडियम का जो कल्चर मीडियम होता है उसका सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट कर दिया जाता है और उसके अंदर जो ह्यूमिडिटी होती है आर्द्रता की मात्रा को धीरे धीरे कम कर दिया जाता है, जिससे कि प्लांट के अंदर अपने आप को हाई टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव करने की कैपेसिटी उसके अंदर डेवलप हो सके। प्लांट अभी ग्रीन हाउस के अंदर ही रहता है और फिर प्लांट को लैब से लेकर ग्रीन हाउस के अंदर ही ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र इनटू ग्रीन हाउस। और यहाँ पर प्लांट को वही क्लाइमेट अवेलेबल कराया जाता है, जिससे कि प्लांट के अंदर आउटर क्लाइमेट के अंदर खुद को सर्वाइव करने की कैपेसिटी डेवलप हो सके। नेक्स्ट हमारा आता है कि ना इसमें सोमेटिक वेरिएशंस क्या होती है, कायिक क्लोनिक विविधता क्या होती है। जब हम किसी एक्सप्लांट से कैलक्स से किसी हम प्लांटलेट्स को डेवलप करते हैं तो उस समय कुछ वेरिएशंस जो है वो आ जाती है कैलक्स में, और इन वेरिएशन के कारण जो है वो इसकी प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है वो घट जाती है। और ये जो होता है वो लंबे समय तक अगर हमने कैलस बनने की प्रोसेस को अगर कंटिन्यू रखा है तो उस कारण ये प्लांट में डेवलप हो जाती है। तो इसके रोकने के लिए यहाँ पर हम देखें कि तो वेरिएशन कौन कौन सी वेरिएशन जो है वो कैलक्स में डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पर देखें तो कैलक्स के अंदर कौन कौन सी वेरिएशन होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर कैलक्स के अंदर हल्के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका विचलन या एब्रोवेशंस होने लगता है, और जो कैलक्स है उसके अंदर जो जीन्स प्रोजेंस होते हैं उनके अंदर म्यूटेशन उत्पन्न होने लगता है। और कैलक्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर भी जीन म्यूटेशन, कोशिकीय द्रव्य जीन म्यूटेशन उसके अंदर होने लगता है। और जो जीन्स होते हैं वो
एम्पलीफाइड होने लगते हैं, प्रवर्धन होने लगता है उनका। और इसके अलावा जो ट्रांसपोजेबल जो एलिमेंट्स होते हैं जीन्स के अंदर, वो भी वेरिएशंस को शो करते हैं जो कैलक्स है उसके अंदर। और इसके अलावा यहाँ पर जो माइटोटिक डिवीज़न होता है, समसूत्री विभाजन होता है, उसके अंदर भी जो क्रॉसिंग ओवर की जो विभाजन होता है उसके अंदर भी इस तरह से जीन वेरिएशंस हमें दिखाई देने लगते हैं। अब यहाँ देखें तो हम यहाँ जो सोमेटिक एम्ब्रियो होता है तो उसके अंदर परमानेंट जो हेरिडेटिकल कैरेक्टर्स होते हैं उसके अंदर उत्तम क्वालिटी के जो गुण होते हैं उनको वेरिएशन कराने के लिए उसका यूज़ अगली पीढ़ी के लिए हम उसको कर सकते हैं। और उसके अंदर उसका यूज़ जो है वो फसल सुधार के लिए या प्लांट ब्रीडिंग के लिए भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम कौन कौन सी जो प्लांट वैरायटी है उसको हम डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो तो चावल की जो टुंगो है, टुंगो वायरस व लीफ होपर जो के कारण जो होने वाली बीमारी के कारण जो प्लांट की चावल की जो किस्म है वो ख़राब हो जाती है, तो उसकी रेजिस्टेंस वैरायटी या प्रतिरोधी किस्म को विकास यहाँ पर किया गया है, जिसको कि चावल की टुंगो वैरायटी कहा जाता है। और गेहूं के अंदर जो है हाई टेम्परेचर को सहन करने वाली जो वैरायटी होती है जिसे रस्ट वैरायटी का भी यहाँ पर विकास इसके द्वारा, इस तकनीकी के द्वारा किया गया है। इसी तरह जो आलू के अंदर जो बीमारी होती है जिसे कि लेट ब्लाइट डिजीज़ कहा जाता है, पछेती अंगमारी, और उसके अंदर जो उच्च प्रोटीन होता है वैरायटी भी इसके अंदर यहाँ पर इस तकनीक के द्वारा विकसित की गई है। अब हम नेक्स्ट देखें तो माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक की क्या क्या यूज़ होते हैं। तो माइक्रो प्रोपगेशन जो सूक्ष्म प्रवर्धन होते हैं उसके द्वारा हम अधिक मात्रा में प्लांट प्राप्त कर सकते हैं और स्वच्छ व रोग रहित पादप की प्राप्ति की जा सकती है। इसके अलावा कम समय के अंदर हम बहुत अधिक प्लांटलेट्स हैं उनकी प्राप्ति कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर इन प्लांटलेट्स की हम ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको ले जा सकते हैं। अब हम इनकी सीमाएं देखें तो माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक की क्या क्या लिमिटेशंस होती है। तो यहाँ पर जो है इनकी उत्पादक लागत जो होती है वो बहुत अधिक आती है, क्योंकि इसके लिए एक्सपर्ट्स की आवश्यकता होती है। कुछ प्लांटलेट्स के लिए ये अनफेवरेबल होती है, प्लांट्स के लिए ये अनुपयुक्त होते हैं। हम सभी प्लांट्स को इस टेक्निक के द्वारा ग्रो नहीं करा सकते। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर सोमेटिक वेरिएशंस, यहाँ पर जेनेटिकल वेरिएशंस आने का यहाँ पर डर रहता है, क्योंकि यहाँ पर म्यूटेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो इस कारण इन वेरिएशंस को ये वेरिएशन आगे कैरी फॉरवर्ड अगर हार्मफुल है तो इनको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। तो इन वेरिएशंस को हमें पहले चेक करना होता है कि कौन सी वेरिएशंस हाई है और कौन सी वेरिएशन हार्मफुल है या बेनिफिशियल है। फिर ऐसे भंगुर पादपों की प्राप्ति भी हो जाती है अगर हम इस टेक्निक से ऐसे प्लांटलेट्स को भी डेवलप कर लेते हैं जो कि ज़्यादातर अपने आप को फील्ड में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये माइक्रो प्रोपगेशंस की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अंग जनन या ऑर्गेनोजेनेसिस। अंग जनन हम कहते हैं कि जब हम किसी प्लांट को एक्सप्लांट या कर्तोतक के रूप में जब हम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो है प्लांट्स के अंदर कर्तोतक एक्सप्लांट से हम जब उसको कल्चर मीडियम पे ट्रांसफ़र करते हैं तो उससे रूट और शूट का डेवलपमेंट होता है, और रूट और शूट से फिर हम उसको किसी भी पर्टिकुलर प्लांट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्लांट के रूप में उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दो तरीके से होता है, जैसे डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस और डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस के अंदर जो है वो किसी भी प्लांट पार्ट का जैसे रूट है, स्टेम है, लीफ है, उसका हम एज ए एक्सप्लांट के रूप में हम उसको ले सकते हैं और उसको कल्चर मीडिया पर ट्रांसफ़र करा पर उसके अंदर रूट, शूट और लीफ का डेवलपमेंट कराया जा सकता है। इसी तरह अगर दूसरी प्रक्रिया होती है इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस के अंदर जो हम जिस एक्सप्लांट का जब हम यूज़ करते हैं तो उस एक्सप्लांट के अंदर हम पहले उससे प्राप्त जो सेल्स होती हैं उसको हम कैलेक्स या कर्तोतक कैलेक्स प्राप्त करते हैं, और कैलेक्स प्राप्त करने के बाद उसको कल्चर मीडिया पर ट्रांसफ़र करके हम उसके फिर प्लांटलेट्स प्राप्त करते हैं। और प्लांटलेट्स प्राप्त करने के अंदर फिर उसके अंदर भी रूट, स्टेम और लीफ का डेवलपमेंट कराया जाता है, और इसी प्रोसेस को हम यहाँ पर ऑर्गेनोजेनेसिस या अंगजनन कहते हैं। तो हम इसकी हिस्ट्री देखें तो यहाँ पर अंगजनन की क्या हिस्ट्री है, तो हम इसकी हिस्ट्री देख लें। तो हिस्ट्री में थॉमस व डेवी ने जो है वो प्लांट हार्मोन को
और जो थॉर्पे था उन्होंने कल्चर मीडियम में लंबे समय तक उसके रखने पर उसने कहा कि उसके अंदर जो ऑर्गेनोजेनेसिस होता है उसके अंदर डिक्रीजेशन शुरू हो जाता है, उसके अंदर ह्रास शुरू हो जाता है, मतलब उसके अंदर वैराइटीज़ डेवलप नहीं हो पाती है। और अगर उसी तरह जो है इन्होंने स्कूक ने कहा था कि जब हम कल्चर मीडियम पर ऑक्सीजन की वृद्धि कराते हैं तो यहाँ पर रूट प्रारंभ होता है, रूट जनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और इसी तरह स्कूक और सुई ने बताया कि अगर हम इसके अंदर एडिनिन सल्फेट अगर यूज़ मिला दें तो ये ऑक्सीजन जो है वो उसके इफ़ेक्ट को कम कर देता है और यहाँ पर जो रूट डेवलपमेंट है वो स्टॉप होकर शूट का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अलग अलग तरीके के हार्मोन्स मिलाए और उनके विभिन्न प्रकार के प्रयोगों को यहाँ पर निष्कर्ष के रूप में उन्होंने शामिल किया। और उन्होंने कहा कि अगर हम साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन का अगर बैलेंस रेशो का यूज़ करें तो बैलेंस रेशो से हम यहाँ पर अगर हम डायग्राम में भी देखें तो अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन और दे रहे हैं और लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन दे रहे हैं तो देखिए यहाँ पर साइटोकाइनिन की उच्च सांद्रता के कारण प्ररोग का निर्माण होने लगता है। और यहाँ पर देखिए कि दोनों ही मेथड दिए गए हैं, एक तो कर्तोतक द्वारा दिया गया है जो कि एक डायरेक्ट मेथड है और दूसरा है उसी कर्तोतक के रूप में अगर हम उसको एज ए कैलेक्स डेवलप कराएं और फिर हम अगर एक्सप्लांट के रूप में उसका यूज़ करें तो हम उस कंधे के अंदर हम अगर हमें प्लांट के अंदर रूट्स को डेवलपमेंट कराना है प्लांटलेट्स के अंदर, चाहे वो कर्तोतक हो चाहे एक्सप्लांट हो, और रूट का डेवलपमेंट कराने के लिए यहाँ पर कंसंट्रेशन जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो हाई रखनी पड़ेगी और साइटोकाइनिन है उसकी कंसंट्रेशन हमें लो रखनी पड़ेगी। तो जो ऑक्सीजन की हाई कंसंट्रेशन है वो रूट की इनिशिएशन को प्रारंभ करती है और शूट के इनिशिएशन को यहाँ पर रोकती है। तो इस तरह से यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक हैं उनकी जो किए गए उनके द्वारा जो प्रयोग हैं उनके आधार पर इसको यहाँ पर इस अवधारणा को, इस कॉन्सेप्ट को या ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो ऑर्गेनोजेनेसिस है वो दो प्रकार की प्रक्रिया के अंदर विभक्त होता है। तो सबसे पहले हमने डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस या प्रत्यक्ष अंग जनन देखा। तो प्रत्यक्ष अंग जनन के अंदर किसी भी प्लांट का जो चाहे उसके एडवेंटिशियस रूट्स हो या बर्ड्स हो उसको हम एक्सप्लांट के रूप में यूज़ करते हैं और उस एक्सप्लांट को हम रूट या स्टेम के रूप में उसका यूज़ किया जाता है और कैलेक्स मीडियम पर उसको ग्रो कराया जाता है। और कल्चर मीडियम पर जब हम उसको ग्रो कराते हैं तो उससे ग्रो कराने पर उसका विकास एज ए हर्बेसियस प्लांट के रूप में हो जाता है। और हमें जैसे एग्जांपल अगर हम यूज़ करें तो ये यहाँ पर जैसे ब्रायोफिलियम पत्थर चट्टा के अंदर हम इस तरह का विकास हम कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस इसके अंदर करवाया जा सकता है। फिर है जो इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस, इसके अंदर जो किसी भी जो इमैच्योर प्लांट ऑर्गन जो होता है जैसे परिपक्व पादप का जो भाग होता है उसका उपयोग हम कर्तोतक के रूप में करते हैं और उससे हम कैलेक्स का विकास करते हैं। अब हम इसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में देखते हैं। तो जो ऑर्गेनोजेनेसिस है उसको बहुत सारे फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं। अंग जनन की प्रक्रिया को बहुत सारे फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं। तो वो फैक्टर कौन कौन से हैं सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पर हम कर्तोतक को देखें, एक्सप्लांट को क्या क्या इफ़ेक्ट करता है। तो एक्सप्लांट जो है वो एक मीडियम साइज़ का होना चाहिए और बहुत अधिक छोटा और बहुत अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए। उसके अंदर रीजनरेशन की पावर होनी चाहिए। थोड़े सा बड़े साइज़ के एक्सप्लांट का यूज़ हम कर सकते हैं, कर्तोतक के रूप में कर सकते हैं। दूसरा हम देखें जो कर्तोतक का जो साइज़ है, आमाप है, वो बड़ा आकार का होना चाहिए। एक्सप्लांट का सोर्स देखें तो वो वायरस फ्री होना चाहिए और डिजीज़ फ्री होना चाहिए। फिर अगर हम तीसरा पॉइंट देखें तो थर्ड पॉइंट के अंदर जो है उसके अंदर एक्सप्लांट के अंदर जो लाइट की जो ड्यूरेशन है उसके अंदर लगभग 10,000 से लेके 15,000 लक्स तक का प्रकाश हम कर्तोतक को दे सकते हैं और फिर उसके अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस कराया जा सकता है। फिर अगर हम उसके अंदर ऑक्सीजन का अगला फैक्टर देखें तो ऑक्सीजन है, अगला फैक्टर है ऑक्सीजन है। तो उसके अंदर ऑक्सीजन की हाई कंसंट्रेशन जब रहती है तो उसके अंदर प्ररोग का विकास होता है और लो कंसंट्रेशन जब होती है तो उसके अंदर रूट का डेवलपमेंट होता है कर्तोतक में। और इस समय कल्चर मीडियम जो होती है उसकी जो पीएच होती है उसकी 5.6 से लेके 5.8 उसकी पीएच रखी जाती है।
और हम यहाँ पर लाइट देखें तो जो जैसे निकोटियाना टैबेकम है तो उसके अंदर जो लाइट होती है, अगर रेड लाइट हम प्लांट को देते हैं या एक्स प्लांट को देते हैं तो उसके अंदर रूट का डेवलपमेंट होता है, और अगर हम ब्लू लाइट उसको देते हैं तो वहाँ पर शूट का डेवलपमेंट होता है। इसी तरह जो हार्मोन्स हमने देखा था कि अगर हम साइटोकाइनिन की मात्रा बढ़ाते हैं तो रूट का डेवलपमेंट होता है, साइटोकाइनिन की मात्रा बढ़ाने पर शूट का डेवलपमेंट होता है, और अगर इसके अंदर इथाइलिन में मिक्स कर दिया जाता है तो भी शूट का प्रभाव विकसित होता है। लेकिन अगर हम ऑक्सिन्स की मात्रा बढ़ा दें तो ऑक्सिन्स की मात्रा बढ़ाने पर ऑक्सिन्स की मात्रा बढ़ाने पर हमें रूट का डेवलपमेंट हो जाता है, और विटामिन ई की मात्रा भी इसके अंदर ऐड करने पर रूट के प्रवरों का विकास किया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनोजेनेसिस है उसके अंदर प्लांट के अंदर रूट और शूट का विकास किया जा सकता है। रूट और शूट के बनने के बाद हम देखते हैं कि प्रत्येक जो प्लांट की जो पार्ट होता है वो प्लांट की पार्ट के अंदर जो सेल होती है उस सेल के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्य सेल के द्वारा किए जाते हैं। तो यहाँ पर उस सेल के द्वारा किए जाने वाले कार्य को कहते हैं हम यहाँ पर विभेदीकरण या डिफ्रेंशिएशन का कार्य। तो विभेदीकरण की प्रक्रिया में हम देख सकते हैं जो कैलक्स होता है उस सेल के अंदर जो अपना प्रत्येक जो सेल होती है वो अपना निश्चित फिक्स काम करती है। तो यहाँ पर सेल की जो कैपेसिटी होती है उसको यहाँ पर कोशिकी या साइटो डिफ्रेंशिएशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को अपने निश्चित कार्य को करने की क्षमता को यहाँ पर सेल के निश्चित कार्य को करने की क्षमता को यहाँ पर विभेदीकरण कहा जाता है, साइटो डिफ्रेंशिएशन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे प्लांट के अंदर पाई जाने वाली जो जाइलम सेल्स होती हैं जिसके अंदर वेसल्स और ट्रैचिड्स का निर्माण होता है। तो ये एलिमेंट्स होते हैं जाइलम के, और इसके अंदर जो इस एलिमेंट्स के जो बनने की प्रक्रिया होती है उसको हम जाइलोजेनेसिस कहते हैं। जाइलम के बनने की प्रक्रिया को हम जाइलोजेनेसिस कहते हैं। और कल्चर मीडिया के अंदर इसके अंदर ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन्स और इसके अलावा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट और जिब्रेलिन और इथाइलिन इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं, जिसके कारण ये प्लांट के अंदर टिश्यू सेल डिफ्रेंशिएशन की प्रक्रिया होती है। और प्लांट्स के अंदर जाइलम बनने के बाद में प्लांट्स के अंदर फ्लोएम के विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इस जाइलम और फ्लोएम बनने के समय प्लांट के अंदर जो प्रेशर होता है वो हाई होता है, और जो टेम्परेचर होता है लगभग 35 डिग्री सेल्सियस उसके अंदर टेम्परेचर रहता है, और उसके अंदर ये डिफ्रेंशिएशन की प्रक्रिया प्लांट्स के अंदर कंटिन्यू जारी रहती है। अभी हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक इसी के अंदर आता है, जो एक्सप्लांट होता है उस एक्सप्लांट से हम हैप्लॉइड या अगुणित पादप किस तरह से प्रोडक्शन उसका किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसके लिए तुलेके ने 1953 के अंदर जो है वो जिम्नोस्पर्म जो होता है उसमें गिंगो बाइलेवा के जो पोलन ग्रेन होते हैं मैच्योर पोलन ग्रेन से इसके अंदर इसका कल्चर किया, और कल्चर करके और कैलक्स का निर्माण किया, और कैलक्स का निर्माण करके उन्होंने हैप्लॉइड्स प्लांट का डेवलपमेंट किया। तो यहाँ पर हम देखें तो पराग कोष जो होता है एंथर की सहायता से उसको अगर हम कल्चर मीडियम पर उसको अगर हम विकसित कराते हैं ग्रो कराते हैं तो यहाँ पर उसके जो है हैप्लॉइड्स प्लांट्स को प्राप्त हम कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहले 1964 के अंदर जो गुहा और महेश्वरी हैं जिन्होंने इंडिया के अंदर उन्होंने जो दतूरा है उसके जो पोलन ग्रेन होते हैं पराग कोषों का एंथर का कल्चर कराया था, और इसका यूज़ उन्होंने क्रॉप के इम्प्रूवमेंट के लिए किया। और अब तक जो सबसे अधिक जो काम हुआ है वो प्लांट फैमिली के अंदर जब से सोलेनेसी फैमिली पर अब से सबसे अधिक काम अब तक इसके अंदर हुआ है। तो यहाँ पर हम देखें जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर निकोटियाना हार्डियम जैसे गेहूँ है उसके अंदर या दो तरीके के प्लांट्स के अंदर जो पोलन ग्रेन है वो 2 टाइप्स के पोलन ग्रेन पाए जाते हैं। एक जो पोलन ग्रेन होते हैं वो लार्ज साइज़ के होते हैं और उसके अंदर जो स्टार्च की मात्रा होती है वो अधिक पाई जाती है, और दूसरे जो पोलन ग्रेन होते हैं उसके अंदर जो स्मॉल साइज़ होती है और उसके अंदर जो स्टार्च की जो मात्रा होती है वो कम होती है, उनको हम एस प्रकार के पार्टिकल्स कहते हैं। तो यहाँ पर एंथर सैक में पराग कोष के अंदर 2 प्रकार के पोलन ग्रेन में देखने को मिलते हैं, जिसे हम 2 टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन कहते हैं। तो इस प्रकार परागकण की जो 2 प्रकार पाए जाने की क्षमता को यहाँ पर पराग विरूपिता या पोलन डाइमॉर्फिज्म कहा जाता है।
इसके हम प्रोसीजर को देखें तो जो पोलन ग्रेन है, परागकण है, उनको हम सबसे पहले कल्चर करते हैं और कल्चर करने के बाद 6 से 12 दिनों के अंदर उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है और जो राइबोसोम्स होते हैं वो डीजनरेट होने लगते हैं और उसके डीजनरेशन होने के बाद उस कल्चर मीडिया पर जो हमने पोलन ग्रेन किया था उनको पोलन ग्रेन को हमने 2 रूप में वो उनका विकास किया जा सकता है। एक तो डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस और दूसरा है कैलक्स डेवलपमेंट के द्वारा एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रक्रिया। तो यहाँ पर हम देखें तो कुछ फैक्टर्स जो है वो एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रक्रिया के अंदर काम करते हैं। तो ये फैक्टर कौन कौन से, जैसे कल्चर मीडिया है, कौन कौन सा प्रवर्धन होता है उसके अंदर। तो कल्चर मीडिया के अंदर कौन कौन से कल्चर मीडिया का यूज़ किया, जैसे उसका कल्चर मीडियम या संवर्धन माध्यम में हमें काइनेटीन का यूज़ करते हैं, साइटोकाइनेटीन है, जिलेटिन है, शुगर है और 6 से 12% शुगर का उपयोग करते हैं और इसके अंदर आयरन भी हम ऐड करते हैं पोलन ग्रेन को डेवलप कराने के लिए। फिर है जब मैच्योरिटी ऑफ पोलन ग्रेन की कंडीशन भी के ऊपर कल्चर मीडियम को इफ़ेक्ट करती है, पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करती है। जैसे यहाँ पर अगर हैप्लॉइड एम्ब्रियोजेने डेवलपमेंट के लिए एक टाइप का फैक्टर्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स काम करते हैं जिसे हम यहाँ पर क्रिटिकल फैक्टर्स उन्हें कांतिक कारक कहते हैं। जैसे ये कांतिक कारक जैसे अर्धसूत्री विभाजन के बाद पोलन ग्रेन के विकास की प्रक्रिया या पोलन ग्रेन की अर्धसूत्री के अवस्था के अंदर मदर सेल के रूप में पाए जाना, इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं वो पोलन ग्रेन के हैप्लॉइड्स पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करती है। इसके अलावा जो पोलन जो प्लांट है जिससे हमने एक्स प्लांट के रूप में लिया है, तो यहाँ पर उसकी एज फैक्टर्स और उसका क्लाइमेट कंडीशंस भी इसको डिफेक्ट करता है और इफ़ेक्ट ऑफ जीनोटाइप जो है वो भी यहाँ पर प्लांट्स के जो पोलन ग्रेन है उसके डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करता है। अब हमने यहाँ पर देखें तो किसी भी पोलन ग्रेन को यहाँ पर डायरेक्ट एंजियोजेनेसिस के अंदर हम देख सकते हैं सबसे पहले कौन कौन सी स्टेप को हम यहाँ पर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले किसी भी जो प्लांट होता है हमने यहाँ पर उसको एक्स प्लांट के रूप में काम लिया। तो ये जैसे ग्रीन हाउस के अंदर उगने वाला प्लांट हो सकता है या फिर किसी फील्ड में उगा हुआ प्लांट है, लेकिन इसके अंदर जो फ्रेश प्लांट पार्ट जो डेवलप हो रहा है उसके अंदर वो वायरस फ्री प्लांट होता है। फिर जैसे उसको इन्फ्लोरेंस हमने प्राप्त कर लिया, इन्फ्लोरेंस को हमने इसके यहाँ पर प्राप्त करने के बाद इन्फ्लोरेंस में हमने उस पार्ट को लिया जो कि थोड़ा सा लार्ज साइज़ का हो। तो लार्ज साइज़ के होने से ना उसके अंदर रीजनरेशन की जो पावर होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव वजह से होती है। फिर हमने यहाँ से उसको प्लांट पार्ट को हमने उसको पहले सबने स्टेरिलाइज़ करने के लिए यहाँ पर उसको किसी टिपॉल के जो सॉल्यूशन होते हैं उसके अंदर ऐड कर देते हैं। सॉल्यूशन में ऐड करने के बाद उसको वायरस फ्री करते हैं और वायरस फ्री करने के बाद उसको 2 या 3 बार उसको वॉश किया जाता है। और वॉश करने के लिए हम टॉप वाटर यूज़ कर सकते हैं। और फिर जब हम ये वॉश कर लेते हैं तो इन जो एक्स प्लांट होते हैं यहाँ पर लेमिनार या एयर फ्लो के अंदर हम ले जाते हैं। और एयर फ्लो में ले जाने के बाद हम देखते हैं कि जो सरफेस होती है वो स्टेरिलाइज हो जाती है। बर्ड है, लीफ है, स्टेम है, किसी भी पार्ट की हम यहाँ पर उसको स्टेरिलाइज़ करा देते हैं। स्टेरिलाइज़ कराने के लिए हम डिस्टिल वाटर का भी यूज़ हम यहाँ पर करते हैं। और डिस्टिल वाटर का यूज़ करने के बाद हम उसको एक्स प्लांट को चिमटी की सहायता से पेट्री डिश के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब हम जब पेट्री डिश के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं तो जो लीफ होती हैं, जो फ्लावर बड होती हैं, उस फ्लावर बड को हम चाकू की सहायता से उसको फ्लावर बड को कट कर लेते हैं। कट करके हम उसके स्टेमन प्राप्त कर लेते हैं। और स्टेमन से जो एंथर पार्ट होता है उसको फिलामेंट पार्ट को अलग कर दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए एंथर पार्ट को डेवलपमेंट करने के लिए 3 प्रोसीजर यहाँ पे काम में ली जाती है। सबसे पहले यहाँ पर जो है वो एंथर पार्ट को यहाँ पर क्रश कर दिया जाता है। किसी की ग्लास रोड की सहायता से उसको क्रश किया जाता है और क्रश करने के बाद उसको किसी बीकर में लेकर फिल्टर पेपर की सहायता से उसे छान लिया जाता है। छान लेने के बाद जो छनित्र बचता है उसको टेस्ट ट्यूब में लेकर उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद पार्टिकल्स जो है वो पार्टिकल फॉर्म के अंदर पोलन ग्रेन आ जाते हैं और ये एक प्रकार का सस्पेंशन बन जाता है, अवक्षेपित माध्यम बन जाता है। और उसके अंदर जो है इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स पाए जाते हैं। इस माइक्रोस्पोर को है हम यहाँ पर जो कल्चर मीडिया होता है उस कल्चर मीडिया के अंदर इसको यहाँ पर प्लेटेड करा दिया जाता है ब्यूरेट की सहायता से। हम यहाँ पर
प्लेटेड कराते थे। फिर हम यहाँ पर देखते हैं धीरे धीरे उसके अंदर कैलस डेवलप होने लगता है। यहाँ पर कैलस डेवलप होने लगता है और कैलस के अंदर पॉलिरिटी पाई जाती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि कैलस के अंदर पॉलिरिटी पाई जाती है और यहाँ पर जो है इसके अंदर सेल वॉल से थोड़ा सा कनेक्टेड रहने के कारण जो नीचे की और जो सेल्स होती हैं वो रूट्स का इनिशिएशन का प्रारंभ कर देती है और ऊपर की जो कोशिकाएं होती है वो लगभग शूट का पोलिनेशन प्रारंभ कर देती है। और एम्ब्रियोजेनेसिस के में हार्ट शेप हृदयाकार एम्ब्रियोजेनेसिस भ्रूणोद्भवन हो जाता है और इसको हम अगर टेस्ट ट्यूब में या किसी बीकर के अंदर कल्चर मीडियम के ट्रांसफ़र करने के बाद हम इससे प्लांटलेट्स प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी जो प्रोसेस होती है उसे हम इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं, जिसके अंदर जो एंथर होता है उस परागकोश को यहाँ पर कल्चर मीडियम के ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं। और कल्चर मीडियम पे जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो परागकण अंकुरित होने लगते हैं, परागकोश अंकुरित होने लगते हैं और परागकोश के अंदर यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है और उन परागकोश के अंदर जो बनने वाले जो प्लांटलेट्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे उसके अंदर टैपेटम कोशिकाओं के द्वारा भी उनकी वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर जो टैपेटम कोशिकाएं जो होती हैं उनके द्वारा जब भ्रूण का परिवर्तन हो जाता है तो यहाँ पर ये प्लांटलेट्स का फॉर्मेशन करने लगते हैं और यहाँ पर रूट और शूट का फॉर्मेशन होने लगता है। और इन प्लांटलेट्स को जब हम किसी न्यूट्रिएंट मीडियम पर ग्रो कराते हैं तो यहाँ पर कल्चर मीडियम पर ग्रोथ कराते हैं तो ये प्लांटलेट्स के रूप में डेवलप हो जाते हैं। और अगर हम कैलक्स के रूप में इसको वृद्धि कराते हैं तो कैलक्स रूप में वृद्धि कराने पर हम इसके अंदर अंगजनन उत्तक जनन का विकास किया जा सकता है, जिसके अंदर साइटोकाइनिन और ऑक्सीन्स और हार्मोन्स का यूज़ करके हम उसके अंदर प्लांटलेट्स डेवलप कर सकते हैं और एज ए प्लांट के रूप में उसके प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह हमें हैप्लॉइड प्लांट प्राप्त हो जाते हैं। अभी हम यहाँ देखें तो यूजेस क्या होते हैं। तो हैप्लॉइड प्लांट्स के डेवलपमेंट तो जो यूजेस होते हैं तो यहाँ पर हम इसके द्वारा इसकी सहायता से हम यहाँ पर वांछित जो म्यूटेशन होता है उसका सेलेक्ट करके उससे कैलस डेवलप कराया जाता है। फिर उसको कैलस को डुप्लीकेशन किया जा सकता है और गुणन करके प्लांट्स की प्राप्ति की जा सकती है। और इसके द्वारा जो पोलन सेक है उसका कल्चर करके इनको प्राप्त किया जा सकता है, परागकोश का कल्चर करके। इसके अलावा इन जो प्लांट्स होते हैं उनका कल्चर करके प्रयोगशाला के लिए उसका हम उपयोग एज ए एक्सपेरिमेंट के लिए भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस वैरायटी को यहाँ पर डेवलप किया जा सकता है और उत्तम गुणों वाली क्वालिटी वाली वैरायटी को यहाँ पर डेवलप किया जा सकता है। जैसे जिंजिया या जोनगुआ 8, जोनगुआ 3 और इसके अलावा जितनी भी सीरियल्स होते हैं जो है तंबाकू है, गेहूं की किस्में जो हैं उनकी भी इसके द्वारा विकास किया गया है। अब हम सीमाएं देखें तो इस टेक्नोलॉजी की क्या सीमाएं, तो इस टेक्नोलॉजी के अंदर थोड़ा सा एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। बिना एक्सपर्ट की सहायता से इस टेक्नोलॉजी को विकास नहीं किया जा सकता, तो उच्च दक्षता कम ज़रूरी है। इसके अलावा इसके द्वारा विकसित प्लांटलेट्स के अंदर जो है खर्चा बहुत अधिक आता है। और इसके अलावा जब वेरिएशंस जो सेल के अंदर आ जाते हैं तो उत्परिवर्तन होने के कारण ये उत्परिवर्तन हानिकारक भी हो सकते हैं, जिससे कि उन वेरिएशंस को कंट्रोल करना पहले नेसेसरी होता है। और प्लांट को फील्ड के अंदर प्लांटलेट्स को फील्ड के ट्रांसफ़र करने से पहले प्लांटलेट्स को के अंदर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं उसके अंदर उसको अपने आप को एडप्ट करने के लिए उनके अंदर एडेप्टेशंस डेवलप करना आवश्यक होता है। इस तरह से आज का हमारा ये टॉपिक माइक्रो प्रोपगेशंस यहीं पर कंप्लीट होता है।